नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में जमकर घमासान मचा हुआ है। नेताओं की बयानबाजियों से लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बिहार में अब सीएम पद को लेकर भी महागठबंधन में खींचतान की स्थिति नजर आती है। प्रधानमंत्री मोदी की मोतिहारी की रैली से एक बात तो ये स्पष्ट हो जाती है कि बीजेपी और जेडीयू मोदी और नीतीश की जोड़ी पर पूरा भरोसा है। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में नीतीश सरकार के कामों की जमकर तारीफ की है और नीतीश कुमार ने बार बार पीएम मोदी को बिहार की फिक्र करने के लिए धन्यवाद कहा है। मोदी के मंच पर एनडीए के तमाम नेताओं ने मौजूद रहकर चुनाव से पहले एक तरह से एकजुटता का संदेश दिया, लेकिन विपक्ष मोदी को बार बार बिहार आना है ये कहा जाए कि उन्हें रास नहीं आता। मोदी के वादों को एक तरह से विपक्ष जुमला बताता है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि नीतीश तो बस चुनाव भर तक के लिए मुख्यमंत्री हैं, चुनाव के बाद में नीतीश कुमार को बीजेपी वनवास में भेज देगी। और इसी बीच एनडीए सरकार में जेडीयू कोटे में मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा है कि भाई चुनाव में जेडीयू फर्स्ट डिवीजन आए या फिर थर्ड डिवीजन, सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, चाहे जैसे भी बने। इसको लेकर किसी को संकोच नहीं रखना चाहिए। उनके इस बयान के बाद में अब सियासी मायने भी लगातार निकाले जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले जेडीयू ने एक लंबी लकीर खींच दी है? यह अपने आप में बड़ी बात है। इस बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का भी रिएक्शन सामने आया है। निशांत ने कहा है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत मिलना तय है। बिहार में सीएम को लेकर क्या कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। अजीब सीएम होंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है देश राज्यवासियों पे कि उन्होंने जो 20 साल में काम किया उसका फल वो जरूर देंगे और फिर से पिताजी को भारी बहुमत से जितवाएंगे। पूरा विश्वास है जनता पे। ठीक है। तो आज दरअसल आपने सुना, ये निशांत कुमार जो है नीतीश कुमार के बेटे, आज उनका जन्मदिन है और इनको लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हुई अब उस पर पूछता है इंडिया। सवाल यह है कि चुनाव से पहले महेश्वर हजारी के बयान के आखिर मायने क्या हैं? उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश को आखिर क्यों नसीहत दी? चुनाव से पहले बिहार में सीएम पद के लिए क्या सियासत शुरू हो गई? अगर ऐसा है तो इसकी क्या वजह है? ये वो तमाम सवाल हैं और जो आने वाले वक्त की जो परिस्थितियां हैं और इन सवालों के गर्त में छुपे जो तमाम मैसेजेस हैं, हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में जो खास मेहमान हैं, आइए आपको उनसे मैं मिलवा दूं, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें, अगर हम पिछले आंकड़ों की बात करें, इसमें कोई शक नहीं, चाहे बात आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन के साथ की सरकार की बनने की बात हो, चाहे बात बीजेपी या फिर जेडीयू के समर्थन में बनने वाली सरकार हो, बहुमत चुनावों में किसी भी सरकार का आए, किसी भी पार्टी का आए, सरकार कैसी भी बने, लेकिन बनते तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। इसीलिए बीच में तो ये भी जुमला होने लगा था कि बीजेपी में बहार है, बिहार में बहार है और सीएम सिर्फ नीतीश कुमार है। सिर्फ नीतीश कुमार इसीलिए क्योंकि किसी भी पार्टी की बात हो, किसी भी सत्ता की बात हो, अलग अलग चुनावों में पिछले 9 बार से बीच के अगर कुछ टेन्योर को अगर हम छोड़ दें, कई बार हंग असेंबली की स्थिति बनी या फिर गठबंधन टूटा और जुड़ा। इस बीच इसके अलावा लगातार पिछले 9 बार से हम आपको बता दें कि लगातार सिर्फ नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने हैं। करेंगे हमारे साथ में जो तमाम हमारे साथी जुड़ रहे हैं उनसे हम करेंगे चर्चा। आपको मेहमानों से मिलवा दूं। हमारे साथ में इस समय एलजेपी की तरफ से जुड़े हैं रंजन सिंह, स्पोक्स पर्सन डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी हमारे साथ में है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, डॉक्टर करुणा सागर हमारे साथ में कांग्रेस की तरफ से जुड़ी हैं। जल्दी हमारे साथ में 2 और खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, परिमल कुमार जी भी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं जेडीयू की तरफ से, और मनीष पांडे भी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। उनका भी जल्दी तस्वीर जब सामने आएगी तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन तमाम बयानों के क्या मायने। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में डॉक्टर करुणा आप ही से करना चाह रही हूँ, जरा समझाने की कोशिश कीजिए। कहा जा रहा है कि महागठबंधन में भी खासतौर से सीएम कौन होगा इस पर भी चर्चा है। जाहिर सी बात है प्रदेश में चुनाव है, सीएम पद को लेकर कुर्सी की तो रेस है ही, महागठबंधन में भी बड़ी चर्चा है। देखिए नैना जी,
महागठबंधन में हम सब एकजुट हैं और हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2025 का चुनाव मुद्दों का चुनाव है। इस चुनाव में पिछले 20 साल से जो नीतीश कुमार जी की सरकार रही है और पिछले 11 साल से जो डबल इंजन की सरकार रही है, इन सरकारों के द्वारा जो कुछ किया गया है या नहीं किया गया है, इन सबका लेखा जोखा उन्हें देना पड़ेगा। इस समय बिहार में बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, अपराध चरम सीमा पर है। बिहार इस समय देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार में सबसे ज्यादा लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। बिहार में अपराध का ये आलम है कि आज बिहार को अपराध का क्राइम कैपिटल कह रहे हैं। और हमारे जो दलित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, वो असुरक्षित हैं। हर दिन दलित महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। तो नीतीश कुमार जी की सरकार, मैं बता रहा हूं, ये एक लेम डक सरकार है। सरकार का चेहरा या मुखौटा नीतीश कुमार भले ही हैं, लेकिन ये सरकार केंद्र के इशारे पर नहीं चल रही है, केंद्र के द्वारा चलाई जा रही है। और जेडीयू तो क्या के आप नीतीश कुमार को डमी सीएम के तौर पर इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हम इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली कह रहे हैं कि वो बिल्कुल डमी सीएम है। और आज केंद्र जो चाह रहा है सीधा वो कर रहा है। क्योंकि देखिए, इस समय बिहार में जो व्यवस्था है कि जेडीयू के 4-5 जो सबसे शीर्षस्थ नेता हैं जो जेडीयू में मैटर करते हैं वो, और आधे दर्जन जो नौकरशाह हैं वो, ये सब मिलके सरकार चलाते हैं। और इन सब में बीजेपी की आत्मा घुस चुकी है। ये बीजेपी मय हो गए हैं। और मैं एक और राजनीतिक भविष्यवाणी अभी कर दूं कि जेडीयू का जो वजूद है वो इस चुनाव भरी है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, आप देखिए कि जेडीयू का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाएगी। और जो लोग इस समय जेडीयू को चला रहे हैं, मतलब इसको करुणा सागर जी इसको ऐसे समझे क्या, जिस तरह से महेश्वर हजारी जी कह रहे हैं कि भाई सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, कैसे भी बने, फर्स्ट डिवीजन आए, थर्ड डिवीजन आए। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर वो जेडीयू बीजेपी का हिस्सा हो जाएगी, यानी कि इनडायरेक्टली वो भी बात यही कह रहे हैं क्या? देखिए, महेश्वर हजारी जी को जेडीयू पे इतना विश्वास है कि अभी कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने बेटे को कांग्रेस के टिकट से लड़ाया था। तो ये महेश्वर हजारी जी का कॉन्फिडेंस है। महेश्वर हजारी जी को भी मालूम है। और जिस की बात कर रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी होंगे, तो 2 बार देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े बड़े पत्रकार सम्मेलन में कहा है कि चुनाव के बाद यह निश्चय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं। 3 दिन पहले भी मोतिहारी में प्रधानमंत्री आए थे। नीतीश कुमार जी और जेडीयू के नेताओं के कान तरस गए ये सुनने को कि प्रधानमंत्री शायद बोले कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। तो नीतीश ठीक है। मेरे साथ में मुझे लगता है कि जैसे ही बीजेपी या फिर जेडीयू के जैसे ही गेस्ट हैं, अब हमारे साथ परिमल कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, जेडीयू प्रवक्ता हैं। मनीष पांडे जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। परिमल कुमार जी, आखिर महेश्वर जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बयान को कैसे समझा जाए? वो कह रहे हैं कि कोई भी आए, लेकिन कोई भी पार्टी आए, कोई भी बहुमत में आए, लेकिन सीएम तो बनेंगे नीतीश कुमार। देखिए, जिस तरह केंद्रीय स्तर पर एनडीए के सबसे बड़े एसेट आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उसी तरह बिहार में एनडीए के ही नहीं, बिहार के विकास के सबसे बड़े जो एसेट हैं वो आदरणीय नीतीश कुमार है। इन्होंने काम के द्वारा सिद्ध किया है। जहां तक विपक्षी दलों के टरटराने का प्रश्न है, इनको बोलने दीजिए। जब भी ये बोलते हैं कि नीतीश जी की पार्टी खत्म हो जाएगी, नीतीश जी की सरकार चली जाएगी, नीतीश कुमार दुगुने शक्तियों से पुनः प्रकट होते हैं। देखिए ना, इन लोगों ने जो गलत बयानबाजी की थी लोकसभा चुनाव में, जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को मत 4 सीटों पर सिमट दिया। 4 सीट पर तो 4 कांधा थे। ये तो लास्ट है उसका, क्रीपिंग डेथ ऑफ आरजेडी इन बिहार। देखिए, उसका कारण क्या है कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने विकास की जो
जो प्रक्रिया प्रारंभ की 2005 से, आज बिहार थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाले स्टेट है। ये कितने भी चिल्लाएं, कुछ भी बोलें, और जहां तक विकास का प्रश्न है, दलित उत्पीड़न का प्रश्न, मैं बतलाऊं कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार न सिर्फ बिहार के, न सिर्फ भारत के, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण के सबसे बड़े उदाहरण। इन्होंने जो नीति अपनाई, जैसे उदाहरण मैं बता दूं, आपकी सारी बातें मैं सुन रही हूँ परिमल जी, यही बातें तो सारी मंच से रिपीट की थी पीएम मोदी ने, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई चाहे बात जेडीयू फर्स्ट डिवीजन आए, सेकंड डिवीजन आए, थर्ड डिवीजन आए, नीतीश कुमार फर्स्ट डिवीजन आए, सेकंड या थर्ड, लेकिन सीएम तो वही बनेंगे। मतलब अगर ये पहले से ही तय है तो चुनावों की जरूरत क्या है? उनके बयान को किस तरह से समझें? देखिए, मैंडेट लेने की प्रक्रिया डेमोक्रेसी में है, और आप समझे कि हमारे नेता के साथ पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक सत्तासीन होता है तो उसके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है। बट नीतीश कुमार इज एक्सेप्शन इन इंडिया। जैसे जैसे उनकी प्रक्रिया बढ़ती है विकास की, उनके प्रति इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है। बिहार देखिए, अभी पिछले 20 वर्षों से नहीं, अगर ऐसा माना जाए कि नीतीश कुमार के अलावा और कोई चेहरा नहीं है या फिर और कोई इतना काबिल नहीं है जो सीएम पद की जिम्मेदारी निभा सके। देखिए बता देते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो अभी तक जो एनडीए के गठबंधन साथी है, उन्होंने चीख कर प्रत्येक स्थान पर बोला है कि आदरणीय नीतीश कुमार के विकास में उनकी संपूर्ण आस्था। और हम लोग, आप समझे इस बात को, महागठबंधन में भले सिर पटवल हो रहे हो, लेकिन एनडीए में सभी व्यक्ति, जितने भी दल शामिल है, उन्होंने पार्टी की दीवार को तोड़कर हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निश्चय किया, इस घोषणा के साथ कि 2025 225 फिर से नीतीश। इसमें दो मत कहाँ है? ठीक है मनीष पांडे जी, जहां तक कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, भले इंजन बीजेपी का हो लेकिन ड्राइवर जो है वो नीतीश कुमार हैं, रहेंगे। क्या ऐसी ही परिस्थिति बनेगी? क्योंकि बार बार अब तो ये विपक्ष भी सवाल उठाने लगा है कि भाई क्या कोई और इतना काबिल जो नेता है वो नजर नहीं आता है। एक सवाल तो ये हो गया बिहार में। दूसरी बात ये कि ऐसी क्या मजबूरी है कि बहुमत भले बीजेपी पाए लेकिन सीएम पाएंगे नीतीश कुमार? देखिए, वो दौर समाप्त हो गया जब इंजन केवल आगे की तरफ लगता था। अब ये जो डबल इंजन वाली बात है ना, वो अब इंजन पीछे भी लगता है और आगे भी लगता है, और ट्रेन को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब जिधर से जरूरत पड़ता है तब ट्रेन चल जाती है। तो ये जो एनडीए के विकास की जो गाड़ी है ना, उसमें जो डबल इंजन लगा हुआ है वो आगे से भी है और पीछे से भी है। कभी पीछे वाला इंजन आगे हो जाता है, कभी आगे वाला इंजन पीछे हो जाता है। इसीलिए इसमें कोई किंतु परंतु प्रश्नवाचक चिन्ह है ही नहीं। चुनाव होंगे, फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश जी हमारे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ थर्ड डिवीजन की भी बात नहीं है, सेकंड डिवीजन की भी बात नहीं है। नीतीश जी अगर मुख्यमंत्री होंगे तो ओवरऑल मार्क्स के आधार पर होंगे, और जब ओवरऑल मार्क्स आएगा तो हमेशा फर्स्ट डिवीजन का आएगा। इसीलिए थर्ड डिवीजन और सेकंड डिवीजन की कोई चर्चा ही नहीं है यहाँ पर। और एनडीए में कोई किंतु परंतु नहीं है। एनडीए में हम लोग बहुत दिनों से नहीं, लेकिन फिर महेश्वर हजारी जी के बयान को कैसे समझा जाए मनीष जी? और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो देखिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। एनडीए ने, गठबंधन ने 125 सीटें पाई थी, जिसमें 74 बीजेपी की थी, जेडीयू की तो मात्र 43 सीटें थी। अगर कायदे से स्थिति देखी जाती तो सीएम जो आना चाहिए था वो तो बीजेपी खेमे से आना चाहिए था, लेकिन वहां पर भी नीतीश कुमार थे। और पिछले 9 बार से लगातार नीतीश कुमार है, चाहे वो आरजेडी के साथ में जाए, चाहे वो बीजेपी के साथ में आए। और यही बात शायद महेश्वर हजारी जी कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं या उनकी पीड़ा है ये? मैंने इसीलिए तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था कि अब वो जमाना गुजर गया जब इंजन सिर्फ आगे की ओर लगा करता था। अब जो ट्रेनें चलती है विकास के दौर में, उसमें आगे भी इंजन होता है और पीछे भी इंजन होता है। कभी पीछे वाला इंजन आगे हो जाता है, कभी इंजन आगे वाला पीछे हो जाता है, लेकिन चलती है ट्रेन। ट्रेन कहीं रुकती नहीं, ट्रेन कहीं वैक्यूम नहीं होती। ट्रेन सरपट दौड़ती है। और इस ट्रेन का नाम क्या है जानती है? इस ट्रेन का नाम भारतवासी जानते हैं, वंदे भारत है, जो सबसे स्पीड चलती है। आने वाले समय में बुलेट ट्रेन है जो सबसे स्पीड चलेगी। तो देखिए, ये डबल इंजन की जो ट्रेन है, इसमें 43 सीट किसको आता है, 74 सीट किसको आता है, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व यही है
कि यह विकास रूपी जो ट्रेन है ये नीतीश जी के नेतृत्व में चलेगी, और जब नेतृत्व में चलेगी तो ओवरऑल मार्क्स के आधार पर चलेगी, जिसमें लोजपा का भी मार्क्स होगा, जिसमें कि उपेंद्र जी के पार्टी का भी होगा, जीतन राम मांझी जी के भी पार्टी का मार्क्स जुड़ा होगा, और भाजपा का भी मार्क्स होगा। तो ओवरऑल जो सारी पार्टियां हैं हमारी, उसके मार्क्स के आधार पर जब जो रिजल्ट आएगा वो सेकंड और थर्ड डिवीजन का नहीं आएगा, वो जब आएगा तो फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स आएगा, और उससे मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे। तो आप ये खुलकर कह रहे हैं कि भले बीजेपी बहुमत में आए या कोई भी जिसको भी ज्यादा सीटें आए, लेकिन नीतीश ही सीएम बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, इसमें कि ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं रहा। ये एकदम क्लियर है कि नीतीश जी सीएम बनेंगे, नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। रंजन सिंह जी, देखिए मनीष जी तो भाई स्पष्ट कह रहे हैं कि भले कुछ भी हो सीएम आ रही हो करुणा जी। रंजन सिंह जी जरा बताइए कि इसको कैसे देखेंगे? फिर तो चुनाव की जरूरत ही नहीं होती किसी भी पक्ष के साथ में, अगर गठबंधन सीएम एक ही को बनना है तो कोई भी चुनाव में जीते। देखिए, अभी कांग्रेस के मित्र हमारे करुणा भाई बोल रहे थे तो मुझे बहुत करुणा आ रही थी उन पर कि आज कांग्रेस देश के सबसे पुरानी पार्टी, जिसने अपने आप को आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा रहने वाले इकलौती पार्टी का दम भरते रहते हैं। आज विचित्र स्थिति यह है कि बिहार समेत कई राज्यों से यह विलुप्त होने के कगार पे हैं, और दूसरे के वोट बैंक पर ये राजनीति कर रहे हैं। ये सलाह दे रहे हैं और ये बताते हैं कि जदयू विलय हो जाएगी और लोजपा खत्म हो जाएगा और फलाने ठिकाने पार्टी खत्म हो जाएगी। देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री का प्रश्न है, मुख्यमंत्री के लिए तो कभी कोई इफ बट रहा ही नहीं हमारे गठबंधन में। अच्छा। हमारे गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व जितने भी हैं वो एकजुट होकर एक सांस में सब लोगों ने विभिन्न मंचों से कहा है कि 20 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। आज जो ये नारा 25 से 30 रंजन सिंह जी, वही दूसरी तरफ यहाँ की जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है तो आप ही के नेता लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करते हैं। और एक अलग विषय है। अरे लेकिन गृह मंत्रालय किसके हाथ में है? या तो भरोसे की कमी होती है ना, अगर भरोसे की कमी होगी फिर तो मैं नैना जी एक चीज स्पष्ट कर दूं कि गठबंधन में, हमारे गठबंधन में इतनी स्वतंत्रता है ना कि हम अपनी बात को खुल के रख सकते हैं जनहित के लिए। महागठबंधन में तो तेजस्वी जी के सामने राहुल जी का मुंह नहीं खुलता। लेकिन रंजन जी एक बात मुझे और बताइए, एक तरफ चिराग पासवान बड़े स्तर पर कहते हैं, बड़े स्तर पर युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कहते हैं, लेकिन अभी भी आज के वक्त में भी नीतीश कुमार जिनकी उम्र 74 पार हो चुकी है, आप उन्हीं को ही आगे बढ़ाने की बात कहते हैं, तो बाकी के जो युवा नेता हैं या फिर बाकी के जो पार्टी के जो तमाम लोग हैं उनके साथ में तो ये बेईमानी नहीं हो जाएगी? युवा नेतृत्व का बात हमारे नेता जरूर कहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं उन्होंने कहा कि बड़ों के अनुभव नहीं रहेगा साथ में, क्योंकि बड़े के अनुभव के साथ अगर युवा काम करेंगे तभी डिसिप्लिन रहेगी, तो उसके तभी बाद विकास की गति बढ़ेगी। मैं वही तो बोल रही हूँ, आगे दूसरों को मौका कैसे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आज के समय में जिस तरीके का बिहार की कल्पना हम लोग करने जा रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार चाहिए। हाँ, अभी तक हम लोग सरकार में डायरेक्टली भूमिका अदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में न ही हमारे कोई एक विधायक थे विधानसभा में, न विधान परिषद में, लेकिन आने वाले समय में एनडीए में हमारी पार्टी की भी विधायक होंगे, हमारे पार्टी की भी मजबूत भूमिका होगी, तो निश्चित रूप से एनडीए की जो आपको टोटल डेमोग्राफी आपको दिखेगा वो और ज्यादा मजबूत दिखेगा और ज्यादा सशक्त दिखेगा। ये बहुत दोहरा, एक अलग अलग पैमानों पर ये स्टैंड नजर आता है।